दोस्तों आज 11 अगस्त आज के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। एक तरफ आपको कुछ आतंकवादी संगठनों के नाम दिए हुए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ रेस्पेक्टिव कंट्री जहां पर वो ऑपरेट होते हैं। पहला है हिजबुल्लाह, क्या ये लेबनान का है। दूसरा है बोको हराम, नाइजर। तीसरा है हाउदी रेबल, यमन। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हाल ही में लेबनान बहुत ही चर्चाओं में रहा, क्योंकि लेबनान की राजधानी बैरूत और बैरूत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का एक बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिला, और उस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने आज इस्तीफा भी दे दिया। दोस्तों हिजबुल्लाह जो आपका आतंकवादी संगठन है लेबनान का ही है, ये बिल्कुल सही है। बोको हराम दोस्तों ये नाइजर का नहीं बल्कि नाइजीरिया का है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। और वहाँ पर नाइजीरिया जो कि आपका एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो कोस्टल की तरफ आपका कोस्टल एरिया पे पड़ता है। तो बोको हराम आपका नाइजर पे नहीं है बल्कि वो नाइजीरिया पे है, तो ये आपका गलत है। तीसरा हाउती रेबल जो है वो यमन के अंदर ऑपरेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, सो आंसर विल बी बी। दोस्तों अगर कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनमें आईसिस बड़ा फेमस है, ISIS जो कि सीरिया और इराक के अंदर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वहाँ पर है ऑपरेट होता है। और फार्क रेबिलियन का अगर आपने सुना होगा, जो रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस है कोलंबिया की, उन्हें फार्क रेबिलियन कहते हैं। तो कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर ऑपरेट होता है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरी में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो आते हैं। पहला एग्रीकल्चर। दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ऐसे सेक्टर जिनको कि सरकार या फिर RBI ये कंसिडर करते हैं कि इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर देश का डेवलपमेंट होना है, इसलिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जब भी कोई लोन देना होता है किसी बैंक को, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि जितना लोन एक बैंक दे रहा है उसका इतना परसेंट हिस्सा, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो उनके लिए 40% जो आउट ऑफ द टोटल लोन है उनका जितना उन्होंने क्रेडिट दिया है, उसमें से 40% लोन का अमाउंट उन्हें इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है। तो सवाल यही है कि कौन सा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। क्या वो एग्रीकल्चर है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, 40% में से अप्रॉक्स 18% जो 18% के आसपास है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की एक्टिविटीज के लिए। हाउसिंग, बिल्कुल जी, हाउसिंग भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। इसके अलावा स्टार्टअप, दोस्तों ये हाल ही में ऐड हुआ है, स्टार्टअप को अभी अभी 2-3 दिन पहले जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जो लोन है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की अपनी जो कोटा है 40% वाला, उसको बैंक पूरा करने के लिए स्टार्टअप को भी जो लोन उन्होंने दिए वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। इसके अलावा MSME सेक्टर हुए, एजुकेशन हुए, या वीकर जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 एंड 4। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप भी अब आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, रिसेंटली 2 विलेजेस फ्रॉम विच स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एट सुनामी रेडी बाय यूनेस्को IOC। यहाँ पर स्टेट्स नहीं दोस्तों, इसे स्टेट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को IOC ने सुनामी रेडी, इसका मतलब ये सुनामी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के 2 गांवों को IOC जो आपका इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन है, IOC दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन जो कि यूनेस्को का है, इसने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब ये 2 गांव जो हैं वो इस सुनामी जैसी नेचुरल जो डिजास्टर हैं, जो प्राकृतिक आपदा है, उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो उड़ीसा आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को IOC ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी यानी सुनामी के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से, इसलिए इसे ये रिकॉग्नाइज दिया गया है। दोस्तों इस रिकॉग्निशन के साथ इंडिया जो है इस इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, ये हिंद महासागर जो क्षेत्र है उस रीजन के अंदर ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाला, ऐसे रिकॉग्निशन पाने वाला पहला कंट्री बन गया। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा वो स्टेट। आपका आज का चौथा क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है आपका NIP, ये आपका जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका पर्पज ये है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके और हर जो सिटीजन्स है उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल जो है उसकी फैसिलिटी मिल सके। इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं। इसके अंदर जैसे रेलवे है आपका, एनर्जी है, रोड है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं। उन सभी के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलपमेंट होगा। पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल क्रिएट जॉब्स, improve ease of living and provide equitable access to infrastructure for all। दोस्तों ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वहां पर जॉब क्रिएशन होगा, तो वो जॉब क्रिएट करेगा। जैसे आपकी सड़कें बनेगी, रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो हर किसी को वो एक्सेसिबिलिटी मिलेगी ताकि वो उसे यूज कर सके। इसका मतलब जीने में ज्यादा ईज हो जाएगी, आप इजीली जो है लिविंग स्टैंडर्ड आपके जो है वो ईज हो जाएगा जीने के लिए, तो ये ईज ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करेगा, ये भी बात ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल तो होगा ही होगा, हर सिटीजन्स को ये फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरा स्टेटमेंट, फंडिंग पैटर्न इज 39 एंड 22 बाय सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों ये भी पूरी तरह से सही है। आप याद रखिएगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जो फंडिंग पैटर्न है वो 39 शेयर जो है उस सेंटर का है, 39 ही स्टेट का है और बाकी बचा हुआ 22% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। तीसरा, ये 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है। सो ड्यूरिंग 2020 टू 2025 एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट इन। दोस्तों ध्यान रखिए कि 102 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 102 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो ये 102 लाख करोड़ का है, इसमें अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि उसके अंदर हाईएस्ट जो वेटेज है, जो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर होगा वो एनर्जी सेक्टर के अंदर होगा, लगभग 1/4 24%। ये भी पूरी तरह से सही है। बाकी बचे हुए सेक्टर्स की बात करें तो रोड, रेलवेज, अर्बन, ये सारे सेक्टर इसके अंदर आते हैं, बट हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर है आपका वो एनर्जी सेक्टर के अंदर होने वाला है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जवाब सही हो जाएगा आपका D 1 2 3। पांचवा क्वेश्चन, रिसेंटली सदिया दहलवी पास अवे, सी वाज अ प्रोमिनेंट। हाल ही में सदिया दहलवी का निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थी? डांसर, राइटर एंड कॉलमनिस्ट, पॉलिटिशियन और एनवायरमेंटलिस्ट। दोस्तों इसका सही जवाब है वो राइटर और कॉलमनिस्ट थी सदिया दहलवी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स, आपका फ्रंट लाइन और बहुत सारी जगह पर वो अपने लेख लिखा करती थी। एक कॉलमनिस्ट थी, अखबारों में उनके कॉलम प्रकाशित हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा सदिया दहलवी एक राइटर और कॉलमनिस्ट थी। ब्रू ट्राइब इज इंडिजिनस टू विच स्टेट। ब्रू जो जाति है वो किस क्षेत्र की है? दोस्तों अगर ब्रू के बारे में बात करेंगे तो मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में बड़ा ही विवादित विषय है, काफी समय से विवादों में था। लेकिन क्योंकि ये इंडिजिनस ट्राइब की बात कर रहा है, यानी कहाँ के नेटिव हैं ये, तो मिजोरम के नेटिव नहीं है, इस वजह से मिजोरम में इसका विवाद हो रहा था। हालांकि ये जनजाति जो है आपके मिजोरम के क्षेत्र में भी पाई जाती है, पर इसका सही जवाब होगा अगर ये इंडिजिनस यानी मूल निवासी कहाँ के हैं तो ये त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा में ही इन्हें इसी ब्रू ट्राइब को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रू ट्राइब जो इंडिजिनस है वो इंडिजिनस ट्राइब ये त्रिपुरा की है, लेकिन ये मिजोरम के अंदर भी पाई जाती है, हालांकि ये वहां की इंडिजिनस ट्राइब नहीं है। और सदर्न पार्ट ऑफ असम के अंदर भी ये कुछ हद तक पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ब्रू ट्राइब जो है वो त्रिपुरा की इंडिजिनस ट्राइब है, हालांकि ये मिजोरम और असम के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है, लेकिन वहां पर ये इंडिजिनस ट्राइब नहीं है। सातवां क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से कथन जो इसमें से सही है। पहला है लोक अदालत, इट फुलफिल द आइडिया ऑफ जस्टिस एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों लोक अदालत का मतलब है कि अगर किसी कोर्ट के अंदर कोई ऐसे मैटर या कोई ऐसे डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो अगर उन मुद्दों को, उन डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर ही अगर सेटल करना है या उनका रिड्रेसल करना है, तो ये लोक अदालतें वो काम करती हैं। तो लोक अदालत एक तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है अदर देन कोर्ट।
दोस्तों इसके थ्रू आपको जस्टिस मिलेगा और वही जस्टिस जिसकी प्रियम्बल के अंदर बात करते हैं। भारत की प्रियम्बल के अंदर जो हमारा संविधान है उसके प्रियम्बल के अंदर उसकी प्रस्तावना के अंदर 3 तरह की जस्टिस की बात की जाती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये लोक अदालत जो है ये आपको जस्टिस दिलाने का काम करेगी। इसका मतलब ये फुलफिल करेंगे जो जस्टिस को जो कि आपके प्रियम्बल में एंश्राइंड है, पूरी तरह से कथन सही है। नो प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट इट्स वर्डिक्ट। दोस्तों जब ये लोक अदालत अपना वर्डिक्ट दे देगी तो ये बाइंडिंग नेचर का होगा, दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते, तो ये भी बात ठीक है। तीसरा, आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा दोस्तों तो आर्टिकल 39A डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और उसके अंदर यही बात लिखी हुई है कि गरीब लोगों को, जो वीकर सेक्शन है, उसको फ्री और लीगल एड मिलनी चाहिए और ये लोक अदालत एक तरह से वही पर्पज सॉल्व कर रही है। तो आर्टिकल 39 ये ध्यान रखें डीपीएसपी का, फ्री एंड लीगल एड के लिए। इस तरह इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। 8वां क्वेश्चन, इन विच स्टेट नेशनल रेलवे म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड। नेशनल राष्ट्रीय रेलवे जो आपका संग्रहालय है ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? दोस्तों पंजाब, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया हुबली कर्नाटक, हुगली नहीं दोस्तों, हुबली कर्नाटक के अंदर। तो ये रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस नेशनल रेलवे म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसका मेन पर्पज है कि किस तरह से रेलवे ने आज तक ग्रोथ की है, उसकी जो इवोल्यूशन का प्रोसेस, और साथ ही साथ उसकी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व रखने का भी ये काम करेगा। सो नेशनल रेलवे म्यूजियम जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री ने कर्नाटका के हुबली शहर के अंदर इनॉग्रेट किया है। आज का आखिरी सवाल, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सिल्क यानी रेशम का प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आज से ही नहीं बल्कि तो एंशियंट टाइम से भी प्रोड्यूसर था। एंड इंडिया स्टैंड सेकेंड, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है लेकिन पहले नंबर पर आता है चाइना। इसका सही जवाब होगा चाइना। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा, या हम भारत की भी बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो भारत के अंदर भी जो है वो एक सिल्क की वैरायटी है जिसे हम कहते हैं मलबरी। मलबरी वैरायटी की सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन रीजन के अंदर आपको ये सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसने अभी अभी जो है हाल ही में जो है वो उन्होंने एक इसी सिल्क के लिए, इसी सिल्क के ऊपर उन्होंने जो है एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, मलबरी सिल्क जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है, एंड चाइना इसका लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है सिल्क का, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने जो है वो सिल्क के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया है।